हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा वीडियो जो है जूनियर अधिवक्ताओं के लिए होता है। तो मैं इसमें अभी ज़्यादा टिपिकल चीज़ को डिस्कशन नहीं करता हूँ। मैं वो चीज़ बताता हूँ, छोटी छोटी चीज़ें जिसको कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्टार्ट अगर करते हैं तो उसमें आपको मुकदमे करने के तरीका आ जाता है और आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो आज मैं आपसे थोड़ा केसेस के बारे में डिस्कशन करूंगा जो मैंने अपने स्टार्टिंग के जब मैंने वकालत में आया था तो उस तरह से केस करते करते क्या क्या दिक्कतें आती थी और उसको कैसे सॉर्ट आउट करा था। तो मोस्टली जो होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं वहाँ मोस्टली 5-6 तरह के केसेस आते हैं। जैसे आपका एक मनी रिकवरी सूट हो गया, फैमिली मैटर हो गए, डाइवोर्स हो गया, उसमें मेंटेनेंस हो गया, सेक्शन 9 का हो गया मुकदमा आपका, उसमें कस्टडी चाइल्ड हो गया। इस तरह कई मुकदमे होते हैं उसमें, वो मैं आगे वाले वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। और एक सीपीसी प्रॉपर्टी संबंधित मामले हो गए, मोटर क्लेम एमएससीटी संबंधित मामले हो गए और थोड़े से जैसे आपके चेक बाउंसिंग के मामले हो गए। तो इस तरह के मुकदमे का मैं धीरे धीरे आपको डिटेल बताता रहूँगा कि कैसे कैसे करा जाता है। फ़िलहाल मैं आपको अभी एक हमारे पास एक इंटरेस्टिंग केस आया था जो आजकल नया बीएनएसएस आया है तो कमिश्नरेट कर दिया गया है। तो पुलिस जो है, जो लोकल पर्टिकुलर पार्टी का थाना होता है, वो उस पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई करता है। तो अभी हमारे पास धारा 3/4 उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 का एक केस आया था। तो वो जब मेरे पास केस आया तो मुझे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट उसमें लगा कि उसमें पारिवारिक रंजिश में हमारे क्लाइंट के ऊपर 2-3 मुकदमे एफआईआर दर्ज थे, वो भी छोटी मारपीट की धाराओं में, और उस पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई कर दी गई थी। गुंडा एक्ट में कमिश्नर को पावर होता है कि वो 6 महीने के लिए जिला बदर कर सकता है अगर किसी को कोई गुंडा प्रवृत्ति का आदमी हो। तो जब मैंने इस केस को स्टडी करा तो देखा कि इसमें वो उस हद तक गुंडा नहीं था, मगर लड़ाई झगड़े का एफआईआर वगैरह था। तो उसमें मैंने जो कमिश्नर साहब ने जो आदेश करा था, तो वो जो हमने अपना तर्क रखा था, अपना जवाब लगाया था। तो जब गुंडा एक्ट की कार्रवाई करता है कोई थाना, तो वो अपनी रिपोर्ट कमिश्नर को भेजता है कि फ़ला फ़ला आदमी जो है जिसके ऊपर इतने एफआईआर दर्ज हैं, इस पर गुंडा की कार्रवाई, गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करी जाए। तो उसमें एक जो एक्यूज़ होता है उस पर एक नोटिस तामील होता है, नोटिस दिया जाता है। तो उस नोटिस को जब भी आपको प्राप्त हो तो ये थोड़ा आपको उस नोटिस का जवाब ज़रूर देना चाहिए। तो जब ये कमिश्नर साहब के यहाँ मुकदमा आया तो हम लोगों ने इसका जवाब लगाया और जवाब में आपको पॉइंट वाइज आंसर देना चाहिए। तो जो मैंने जवाब लगाया था तो उसे मैं थोड़ा पढ़ के बता देता हूँ आपको कि जो जजमेंट में आया था कि नोटिस में लगाया गया आरोप अस्पष्ट, समान व बिना ठोस साक्ष्य के हैं, अतः नोटिस निरस्त किए जाने योग्य है। नोटिस में जिन आपराधिक मामलों का उल्लेख किया गया है उनमें कुछ मामलों में अभियुक्त जमानत करा चुका है, वर्तमान में कुछ मामले में दोषी नहीं हुई है, सभी मामले पारिवारिक रंजिश के किए गए हैं, अतः केवल एफआईआर एवं लंबित वाद के आधार पर गुंडा घोषित नहीं किया जा सकता। इस तरह के आर्गूमेंट आप करेंगे जब गुंडा एक्ट की आप स्टडी करेंगे। तो जो कमिश्नर साहब थे वो थोड़ा संतुष्ट हुए। तो उनको चूँकि एफआईआर तो दर्ज ही रहती है तो उसके बेस पे उन्हें कुछ ना कुछ तो कार्रवाई करनी पड़ती है, जिसलिए उन्होंने उसको जिला बदर ना करके लोकल थाने में ही हफ्ते में 2 दिन की हाजिरी के लिए आदेश कर दिया। तो एक तरह से ये अच्छा रिलीफ होता है अपने क्लाइंट के लिए कि आप जो जिला बदर हो रहा था, परिवार से दूर हो रहा था, अगर क्लाइंट आपका जेन्युइन है, लगता है कि उसने कोई चीज़ गलती नहीं करी है, तो आप उसके लिए बिल्कुल अधिवक्ता के तौर पे अच्छी तरीके से फाइट कर सकते हैं। तो उसमें जब हमने ये देखा कि हाँ, एक क्लाइंट जेन्युइन है और थोड़ा सा इसके ऊपर पारिवारिक रंजिश में एफआईआर वगैरह हुआ है, तो और वो अपने परिवार को पाल रहा है,
तो थोड़ी सी उसको ये आर्गूमेंट वगैरह करने के बाद उसको तो कमिश्नर साहब ने पूछा कि पारिवारिक रंजिश का मामला है, इसमें हमने खतौनी वगैरह भी लगाई उसकी प्रूफ के लिए, वहाँ के प्रधान से भी लिखा के लगाया कि हाँ भाई ठीक ठाक आदमी है। इसकी बेस पे उसको केवल थाने तक का हाजिरी के लिए कराया गया, क्योंकि उसके ऊपर एफआईआर दर्ज थी। इस तरह आप जब केस स्टडी करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आप केस में हमेशा जीतें या उसको लगे कि हम बिल्कुल ये कर देंगे वो कर देंगे। आप क्लाइंट से सही चीज़ बताइए कि इसमें ये चीज़ हो सकता है और मैक्सिमम रिलीफ दिलाने की कोशिश करिए। हाँ, अगर क्लाइंट आगे चल के दिक्कत करता है, कुछ करता है, तो वो फिर वो अलग आदमी है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा, जब आप कोर्ट में प्रैक्टिस में आएंगे तो धीरे धीरे आपको खुद ही पता लग जाएगा कि मेरा क्लाइंट किस तरह का है। तो आप जब केस को स्टडी करते हैं या कोई क्लाइंट आता है उसको एक फ़ाइल को स्टडी करते हैं, तो आपको, क्योंकि पहली बार वो आपसे इंटरेक्शन करता है, तो आप किसी भी गलत आदमी का या उसका आदमी का आप जानते हैं, तो केस को जब लेते टाइम आपको ये देखना है कि आप न्याय के लिए लड़ रहे हैं। तो आपको पता लग जाता है कि मेरे क्लाइंट को किस तरह से आप सुविधा दिला सकते हैं। कभी कभी एकदम निर्दोष क्लाइंट आ जाता है तो उसके लिए आपको अलग मेहनत करनी पड़ती है। कभी कभी क्लाइंट गलती से गलती कर देता है तो उसके लिए अलग लड़ाई लड़नी पड़ती है। इस तरह आप अपने केसेस को मजबूत करिएगा। और जो 5-6 केस हमने बताए हैं, जैसे आपको एनआई एक्ट का केस बनाया, जो भी नए अधिवक्ता आते हैं उनकी ट्रेनिंग ही इसी से स्टार्ट होती है, एनआई एक्ट से। 138 एनआई एक्ट जो चेक बाउंसिंग के मुकदमे होते हैं, तो इससे आप छोटे छोटे केसेस से स्टार्ट करिए। जैसे मनी रिकवरी सूट होता है, अब मनी रिकवरी सूट में आप सीपीसी की धारा 37 पढ़ सकते हैं। यदि आपका एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट लिखित रूप में हुआ हो तो वो समरी ट्रायल में फास्ट मनी रिकवरी सूट में आ जाता है। जैसे आप 138 में आते हैं तो आप 138 में चेक बाउंस जैसे होता है तो चेक बाउंसिंग के विदिन 30 डेज आपको एक नोटिस भेजनी पड़ती है, और नोटिस का जवाब नहीं आता या आ जाता है उसके 15 दिन बाद आपको सूट फाइल करना पड़ जाता है, क्योंकि इसमें टाइम बाउंडेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और जैसे आप फैमिली मैटर पे जाते हैं तो डाइवोर्स केस आता है। अब डाइवोर्स केस में बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको आगे वाले वीडियो में बताऊंगा। जैसे अक्सर डाइवोर्स, कोई भी हस्बैंड या वाइफ डाइवोर्स अगेंस्ट क्रूल्टी दाखिल करती है, जो अंडर सेक्शन 13(1)(a) में जाता है हिंदू मैरिज एक्ट में। तो उसमें अक्सर जैसे आप मान लीजिए पत्नी की तरफ से हैं और पति ने डाइवोर्स का केस फाइल करा है अंडर सेक्शन 13(1)(a) के हिंदू मैरिज एक्ट में, डाइवोर्स अगेंस्ट क्रूल्टी में, तो अमूमन लोग क्या करते हैं, सेक्शन 24 फाइल करते हैं। सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट होता है कि उसमें वाद व्यय दिलाया जाता है, जो सूट एक्सपेंसिव दिलाया जाता है। मगर अगर यदि आपकी वाइफ, जो क्लाइंट है वो वाइफ है और वो डाइवोर्स नहीं चाहती है, कभी कभी जो पति होता है वो मैनिपुलेशन करके मुकदमा दाखिल कर देता है, तो उसमें आपको एक सेक्शन 23 हिंदू मैरिज एक्ट होता है, उसमें आप प्रोसीडिंग के किसी भी समय पे वो मुकदमा दाखिल कर सकते हैं कि ये मुकदमा ना चलाया जाए, क्योंकि आदमी जो है, ये पति है, वो क्लीन हैंड से नहीं आया है। जैसे आप कभी प्रसाद वगैरह लेते हैं तो हाथ धो के प्रसाद लेते हैं, ना कि गंदे हाथों में प्रसाद लेते हैं। इसी तरह कोर्ट में भी कोई अगर पार्टी कोर्ट में न्याय मांगने जाता है तो उसे क्लीन हैंड से जाना चाहिए। उसको ये नहीं फैक्ट बना के देना चाहिए कि इससे डाइवोर्स हो जाए। बहुत से लोग होते हैं वो फैक्ट या कुछ घटना इस तरह बनाते हैं कि वो दिखाने के लिए कि इससे हमको डाइवोर्स मिल जाए। जैसे कभी कभी होता है वो झूठी एफआईआर लिखा देते हैं हस्बैंड वाइफ पे, और उस एफआईआर के बेस पे डाइवोर्स का मुकदमा फाइल कर देते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये क्लीन हैंड से कोर्ट में गया है कि नहीं गया है। तो इसी तरह के मैं आगे के वीडियो आपको बनाता रहूँगा और आपको अच्छी अच्छी जानकारी देता रहूँगा। और जैसे आजकल आपका देख रहे हैं कि एआई वगैरह चल रहा है कोर्ट उस वगैरह में, तो आप उसकी हेल्प लीजिए, मगर हेल्प को ध्यान रखिए हम लोग कभी झूठी बुद्धि में ना फंसें। हम लोग के पास अपनी बुद्धि होती है, मगर आप हमेशा जब भी एआई वगैरह का यूज़ करिए तो ये ध्यान में रखिए कि एआई को किसी मानव नहीं बनाया है। अब एआई बीड़ी नहीं पी सकती है या वो नहीं कर सकती, इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिए कि एआई को मानव ने बनाया है। उसको आप उपयोग में लाइए, मगर उसको बहुत सावधानी से, कि आपको आगे दिक्कत ना पड़े। एआई वगैरह हम लोग के लिए हेल्प के लिए बनी हुई है, ना कि हम उस पर डिपेंडेंट हो जाए। आप यूज़ करिए, अच्छे चीज़ में यूज़ करिए। सोशल मीडिया है,
आप उसको अच्छे के लिए यूज़ करेंगे, आपको ज्ञानवर्धक करेगा। गलत यूज़ में आएगा तो आपको दिक्कत होती जाएगी। इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।